हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें द्रव्य और उसकी अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी, यानी मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बच्चों, आसपास तुमने बहुत सारी चीजें देखी होगी, वो स्थान भी घेरती हैं, उनमें द्रव्यमान यानी मास भी होता है और उनको हम फील कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा फील कर सकते हैं। तो ऐसी सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? मैटर यानी द्रव्य। ठीक है। अब बच्चों, तुमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, वो इन फॉर्म में होंगी, जैसे ये लकड़ी है, ये बाउल है, ये देखो पानी तुम्हारा। तो बहुत सारी द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 अवस्थाएं पढ़ी हुई हैं तुमने। ये ठोस है, ये पानी जो है वो लिक्विड है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं। तो हम इसके भौतिक गुणों के बारे में भी बात करेंगे और इसके रासायनिक गुण के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स का यानी अणुओं का बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, उसकी वजह से ही ठोस ठोस क्यों होता है, द्रव द्रव क्यों होता है और गैस गैस स्टेट में क्यों होता है। तो हम ये बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड से शुरुआत करते हैं। तो देखो, सॉलिड के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सॉलिड का ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसका एक निश्चित आकार है, इस बाउल का एक निश्चित आकार है। जो ये आइस क्यूब है यानी ये बर्फ के टुकड़े, इनका भी आकार निश्चित है। तो क्या होता है कि सॉलिड का आकार निश्चित होता है यानी डेफिनेट शेप। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। तो कोई भी वस्तु जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हम गुणा कर देंगे तो ये इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये भी फिक्स है। तो जो सॉलिड होते हैं उनका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और कंप्रेसिबिलिटी को देखते हैं कि क्या वो दबते हैं। तो ये देखो, कंप्रेस नहीं हो रहे हैं, दब नहीं रहे हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसा क्यों होता है? तो देखो जरा, इस सॉलिड में इसके मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखो। जो मैंने कहा वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी अंतराण्विक दूरी, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा, ये जो सॉलिड है इसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो बहुत कम होती है। तो अणु ऐसे बस केवल अपनी स्थिति की, माध्य स्थिति की ओर वाइब्रेट, जैसे उंगली मेरी वाइब्रेट कर रही है मगर अपनी जगह से हिल नहीं रही, तो वो क्या होता है, वाइब्रेट बस ऐसे ही करते रहते हैं अणु इस सॉलिड के अंदर, लेकिन अपनी स्थिति को छोड़ नहीं पाते। इस वजह से इस जो जितनी भी सॉलिड चीजें हैं उनका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और वो कंप्रेस नहीं होते क्योंकि उनके अणुओं के बीच में ज्यादा दूरी होती ही नहीं है। तो अब समझ में आ गया कि सॉलिड क्यों होता है, कि उसके डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वो कंप्रेस नहीं होते क्योंकि उनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है और आकर्षण बल बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अब हम लिक्विड की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, ये इसके अंदर पानी है और देखो इसमें मैंने 300 ml पानी लिया है। अब मैं इसको इस कंटेनर में पोर करती हूँ यानी उड़ेलती हूँ। तो देखो, डाला मैंने इसके अंदर, तो ये बह रहा है ना, फ्लो हो रहा है ना। तो जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो करते हैं यानी बहने का गुण होता है। और अब मैंने जब बर्तन में डाला तो इसका पानी का शेप क्या हो गया, इस बर्तन के शेप जैसा। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो लिक्विड होते हैं उनका एक निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या निश्चित होता है या निश्चित, करके देखते हैं। इसको वापस इसमें डालते हैं और फिर से इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। क्या 300 ml वॉल्यूम ही है कि बदल गया? अब भी इसका वॉल्यूम कितना है, 300 ml। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है यानी डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड का, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। जिस बर्तन में भी रखो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो, एक बॉटल है, इसमें मैंने पानी भरा हुआ है ऊपर तक। अब हम इसको बंद करेंगे और फिर इसकी कंप्रेसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो देखो, बहुत कम दब रहा है, बहुत कम दब रहा है, कंप्रेस कम हो रहा है। इसका मतलब है कि लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? तो हम इसके मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को देखते हैं। लिक्विड में देख रहे हो कि इसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज्यादा है। ये देखो,
जो सॉलिड की अपेक्षा इसमें देखो जो अंतराण्विक दूरी है वो ज्यादा है। जब अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अंतराण्विक जो बल है वो कम हो जाएगा अणुओं के बीच में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, तो इसी वजह से लिक्विड बहते हैं और उनका आकार निश्चित नहीं होता। समझ में आ गया। अब हम गैस की बात करते हैं। तो देखो ये अगरबत्ती एक जल रही है, अब इसमें से धुआं निकल रहा है। तुमने तो अगरबत्ती जलाई ही होगी, जानते ही होगे, धूप बत्ती जलाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, वो क्या है, गैस है। तुम बैलून खेलते हो, बैलून के अंदर क्या भरी जाती है, तुम हवा भरते हो, वो भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये खाली बॉटल है, इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसके अंदर गैस यानी एयर होगी कि नहीं, वो भी गैस है, गैसों का मिश्रण है ना ये। तो अब इन सब के अंदर क्या है, गैस है। तो अब इन गैस में तुम देख रहे हो कि इस बॉटल के अंदर है तो बॉटल का आकार है, बैलून के अंदर है तो बैलून का आकार है। ठीक है, और ये धुआं जो कमरे में फैल रहा है तो वो कमरे का आकार ले रहा है। तो गैसों का आकार निश्चित नहीं होता, वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता। इस जो बॉटल का वॉल्यूम है वही जो गैस इसके अंदर भरी है यानी एयर, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये जो धुआं पूरे उसमें कमरे में फैल रहा है पूरे घर में फैलेगा, जहां जहां फैलेगा उतना ही इसका भी वॉल्यूम होगा। तो ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही गैस का डेफिनेट शेप होता है। और वो ऐसा, और कंप्रेसिबिलिटी को देखो तो देखो इसके अंदर एयर भरी है, कंप्रेस हो रही है, देखो तो ये कंप्रेस भी होती है यानी हाईली कंप्रेस। जैसे तुमने देखा था सॉलिड और लिक्विड में कंप्रेस नहीं हो रहे थे, लेकिन ये देखो इसके अंदर जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, दब रही है। तो क्या है, हाईली कंप्रेस होते हैं। और ऐसा क्यों, तो तुम इसके मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को देखो, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी गैपिंग कितनी ज्यादा है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल बहुत कम हो जाएगा, निग्लिजिबल यानी नगण्य, बिल्कुल नहीं के बराबर। तो इसी वजह से गैस जो है सब तरफ फैलते हैं, उनका आकार भी निश्चित नहीं होता है और उनका वॉल्यूम भी निश्चित नहीं होता। और इसीलिए जब इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है इसीलिए हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसीलिए ये दबते हैं। यानी छोटे से कंटेनर में आप बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि सॉलिड में कौन से गुण होते हैं, लिक्विड में कौन से गुण होते हैं और उनके मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होता है, गैस में क्या होता है। अब क्या इन स्टेट को एक दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हीट ऐड करके और उन्हें कूल करके, यानी टेम्परेचर को हम घटा या बढ़ाकर एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं। कैसे, यानी हमने अगर सॉलिड है, सॉलिड को हमें लिक्विड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे हीट देनी होगी। जैसे देखो ये जो सॉलिड आइस क्यूब जो तुमने पहले देखे थे अब ये छोटे छोटे हो गए, ये मेल्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं मेल्टिंग। और ये किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में। तो इसमें क्या हुआ, क्योंकि जब हमने इसे फ्रीजर से निकाला तो इसके टेम्परेचर यहाँ रूम टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, हमने हीट ऐड की, इससे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो किस फॉर्म में बदल गए, लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमने किसके द्वारा सॉलिड से लिक्विड में बदला, मेल्टिंग, ये मेल्टिंग है। ठीक है, अब अगर हम इसे जो लिक्विड फॉर्म है उसको अगर हमें गैस फॉर्म में बदलना है तो और हीट देनी होगी। यानी अगर इसी वाटर को हम बॉयल करें और काफी सारी हीट दें यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दें तो क्या होगा, पानी उबलने लगेगा और क्या होगा, वाटर वेपर निकलेगी और वेपर क्या है, गैस, तो वो गैस स्टेट में बदल जाएगा। तो इसका मतलब समझ गए कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में बदलना है तो हमें हीट ऐड करनी होगी हर बार। लेकिन अगर इसका उल्टा करना है तो क्या होगा, तो हमें गैस को लिक्विड में बदलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कूल करना होगा। और लिक्विड को और कूल करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगी। कैसे, गैस को हमें लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। देखो जैसे इसमें कंडेंसेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें गर्म पानी था, गर्म पानी यानी जब गर्म पानी होगा तो उसमें वेपर निकलेगी और वो वेपर जब ठंडी होगी यानी वाष्प, जल वाष्प जो है वो ठंडी होगी तो वो क्या होगा, जब खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, कुछ भी होता है उसे ढक के रख देते हो, बाद में उसका ढक्कन हटाते हो तो उसके ऊपर ऐसे ही जल की बूंदें दिखाई देती हैं कि नहीं दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, इसको, इस क्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन, यानी वाष्प का जल की बूंदों के रूप में ठंडी होकर बदल जाना कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये कंडेंसेशन हो गया और उससे हमने गैस को लिक्विड में बदला। अब हम और कूल करें, वो क्या करेंगे, फ्रीजिंग।
उसको कहते हैं फ्रीजिंग। यानी और हम क्या करेंगे, उसे और कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो इस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। और इसके लिए क्या किया हमने, लिक्विड को कूल किया, ठंडा किया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में किसी भी मैटर को कैसे चेंज करें। ठीक है, अब एक और रोचक जानकारी। अभी तक तुमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था जो कि नेचुरली पाई जाती हैं। कहाँ, हमारी पृथ्वी पर। लेकिन अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में 4 स्टेट्स हैं मैटर की। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अभी कहोगे ये प्लाज्मा क्या है, और पता है तुम्हें कि प्लाज्मा सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में पाई जाने वाली स्टेट है मैटर की। 99.9% जो मैटर पाया जाता है वो, यानी द्रव्य पाया जाता है, वो प्लाज्मा स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में नहीं। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, असंख्य तारों में बहुत ही ज्यादा हीट है, और वहां पे कोई भी जो मैटर है वो ना सॉलिड में रह सकता है, ना लिक्विड में, ना ही गैस स्टेट में। तो वहां पर जो मैटर है वो किस स्टेट में रहता है, प्लाज्मा स्टेट में। और जो तारे हैं, इसके अलावा जो बिजली चमकती है, जब पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो बिजली भी किस स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में। और इसी पे तुम्हारे बने हैं प्लाज्मा टीवी, जिसमें कि पिक्चर ज्यादा क्लियर आती है। तो अब मैं बताती हूँ कि ये प्लाज्मा स्टेट क्या है। तो चलो, जैसे हमने सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में बदला था, तो हमने क्या किया था, हीट ऐड की थी, यानी मतलब गर्म किया था, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और वो गैस स्टेट में आती है। अब गैस स्टेट के बाद अगर गैस को भी हम इतना ज्यादा हीट करें कि इसके जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी, गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो अलग हो जाए ऑर्बिट छोड़ के। जो एटम की ऑर्बिट होती है, यानी परमाणु की जो ऑर्बिट है, उसको छोड़ दें, तो क्या हो जाएगा कि निगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा और न्यूक्लियस अलग। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये सब अलग हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली, मतलब उनमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होती, वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होती। लेकिन प्लाज्मा आयनाइज्ड गैस है, उसमें निगेटिव चार्ज अलग, पॉजिटिव चार्ज अलग है, तो वो इलेक्ट्रिक के, यानी विद्युत के कंडक्टर होता है, और इसमें से इलेक्ट्रिक पास होती है। और ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्रह्मांड में स्टेट है प्लाज्मा, जो सूर्य पे, हमारे सन में पाई जाती है, ये वाली स्टेट, और यही ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये प्राकृतिक है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट प्राकृतिक स्टेट्स हैं, वैसे ही प्लाज्मा स्टेट भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो 3 हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन जो हमारी बिजली चमकती है या हमारे सन में या पूरे ब्रह्मांड में देखें तो प्लाज्मा स्टेट सबसे ज्यादा है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कितनी स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। धन्यवाद।